हेलो गाइस, आई एम निकी और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल IQ स्टूडेंट्स पॉइंट। गाइस, जैसे कि आप सभी को पता है कि मैंने अभी 3rd ईयर 5th सेमेस्टर BAPS के स्टूडेंट्स की क्लासेस स्टार्ट कर रखी है। क्लासेस स्टार्ट करने में मेन मसला ये है कि मैं आपको क्लासिकल पॉलिटिकल थ्योरी पढ़ा रही हूँ। IPT मैंने अभी स्टार्ट नहीं करी है और इसके अंदर आप यूनिट फर्स्ट पढ़ चुके हैं, यूनिट सेकंड में प्लेटो कंप्लीट कर चुके हैं एंड आज की वीडियो में हम एरिस्टोटल को कंटिन्यू कर रहे हैं, क्योंकि इससे पहले वाली क्लास में क्लास 4 में मैंने आप लोगों को एरिस्टोटल स्टार्ट करवा दिया है। अब देखो, एरिस्टोटल जो है वो काफ़ी वास्ट टॉपिक है, इस पे क्वेश्चन काफ़ी घुमा फिरा के भी आ जाते हैं, तो इस वजह से मैं आपको डीपली पढ़ा रही हूँ। तो ये जो टॉपिक है मैंने 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है। फर्स्ट पार्ट मैं आप लोगों को पढ़ा चुकी हूँ, सेकंड पार्ट हम आज पढ़ रहे हैं एंड थर्ड हम कल पढ़ेंगे। आज की वीडियो में हम जो आपका टॉपिक छोटा था उसके आगे का स्टार्ट कर रहे हैं। ये स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को बता देती हूँ स्टूडेंट कि अगर आप लोग नोट्स बनाने बैठ रहे हो तो वीडियो सुनने के साथ अपनी बुक या कॉपी जिससे भी नोट्स बना रहे हो उसको सामने रखना, क्योंकि फिर आप लोग मुझसे बोलते हो कि मैम आप डीपली नहीं पढ़ा रहे, आप अच्छा नहीं पढ़ा रहे, हमें देखो समझ आपको जब तक नहीं आएगा जब तक आप बुक से नहीं पढ़ोगे। कॉलेज का टीचर भी अगर पढ़ाता है ना तो बच्चा बुक खोल के बैठता है। मैं तो फिर भी आपको इतना समझा रही हूँ, बता रही हूँ, वो तो इतना भी नहीं बताते। वो तो ऊपर ऊपर से एरिस्टोटल ये था, वो था, यूँ था, उसने इतनी थ्योरी लिखी है, वो लिखी है, बात खत्म, एक क्लास में सब खत्म। लेकिन मैंने आपके लिए कि बच्चा चलो कोई नहीं, लॉकडाउन में बच्चा पढ़ भी नहीं पा रहा, सोल की तरफ से क्लासेस अच्छी दी नहीं जाती, तो इसलिए आप लोग इसको डीपली पढ़ लो। ठीक है, आज के टॉपिक की शुरुआत हम फैक्टर्स इन्फ्लुएंस ऑन एरिस्टोटल फिलॉसफी से करेंगे। अरस्तु के चिंतन पर प्रभाव डालने वाले तत्व जो हैं। ठीक है, देखो एरिस्टोटल के जो शिष्य थे वो प्लेटो थे, ये आप लोगों को पता है। अब आप बोलोगे मैम कि दोनों तो बिल्कुल सेम दिख रहे हैं। भाई ये सारे एक साथ ऐसे ही दिखते थे, ऐसा मुझसे मत बोलो कि सेम दिख रहे हैं, लेकिन हाँ नाक में देखो काफ़ी फ़र्क है। ठीक है, तो जिन्होंने इनका स्कल्पचर बनाया है तो उनके दिमाग में या उन्होंने जहाँ देखा होगा ये लोग ऐसे ही दिखते होंगे, ऐसी घुंघराले बालों वाली दाढ़ी और आंखें। अब आंखें तो वो नहीं बना सकते थे तो आंखें उन्होंने ऐसी बना दी। दैट्स वाई जो स्टैचू है वो आप लोगों को सेम लगता है। ठीक है, तो एरिस्टोटल के चिंतन पर प्रभाव डालने वाले तत्वों में सबसे मेन बात ये आती है कि एरिस्टोटल को पढ़ने वाले जो प्रभाव थे वो किस में सबसे ज़्यादा दिखाई देते हैं? लॉज में। इनकी जो ये बुक थी लॉज, इसके अंदर दिखाई देते हैं। ठीक है, एरिस्टोटल लॉ वाली जो बुक है ना, इसके अंदर इन्होंने पॉलिटिक्स के रिगार्डिंग ही बहुत सारी बातों को बताया है। ठीक है, अब जो बात हुई है कि एरिस्टोटल जो है उन पर बहुत ज़्यादा प्रभाव किसका पड़ा था? इनका प्लेटो का। तो प्लेटो जो थे इनके गुरु थे और गुरु के मतलब काफ़ी बातों को मानने के साथ साथ इनकी आलोचनाएं भी करते थे। मतलब बहुत सारी आलोचना नहीं करी है, सिर्फ दर्शन राज्य वाली बात पर आलोचना की है। वो अपने गुरु के लिए एक तरीके से अंधभक्त नहीं था, जैसे प्लेटो जो थे वो सुकरात के लिए थे। अपनी हर जगह सुकरात का जिक्र करना, सुकरात को मानना, सुकरात को बस सर पे चढ़ा के रखना, वो वाली बात। तो जो एरिस्टोटल थे वो प्लेटो के अंधभक्त नहीं थे और वो प्लेटो की महान दार्शनिक योग्यता के खिलाफ भी थे कि आप एक आदर्श राज्य बनाना चाहते हो तो भाई साहब ऐसा तो कभी हो ही नहीं सकता, तो मैं इसको आलोचना करता हूँ। ठीक है, एरिस्टोटल अपनी जो कृतियाँ हैं उसके अंदर ऐसे ऐसे मोड़ लाते हैं जहाँ पर प्लेटो का जो जिक्र है वो होता ही होता है, लेकिन उसके बावजूद भी जो एरिस्टोटल है वो प्लेटो के अंधभक्त नहीं माने जाते। ठीक है, उसके साथ जो एरिस्टोटल की पॉलिटिक्स और लॉज है इसमें प्लेटो के प्रभाव को देखा जाता है। पॉलिटिक्स और लॉज, ठीक है, पॉलिटिक्स और लॉज के अंदर इस आप लोगों को बातें ध्यान में रखनी पड़ेंगी कि क्या क्या दी गई हैं। देखो सबसे पहली बात इन्होंने बोला कि अरस्तु की जो लॉ है, लॉ बुक, इसमें कानून की सर्वोच्चता के सिद्धांत को सबसे ज़्यादा देखा गया है, बताया गया है। इसके अंदर शासकों को कानून का संरक्षक और सेवक माना गया है। इन्होंने बोला है कि अगर आप लोग कोई शासन चलाते हैं तो उसमें शासक को सबसे ज़्यादा एक रिस्पॉन्सिबल और ईमानदार होना चाहिए। लॉस के अंदर इन्होंने ये बातों को दर्शाया है। ठीक है, एरिस्टोटल ने बोला है कि मनुष्य को राज्य जो है वो मनुष्य को देवता या पशु मानता है। ठीक है, स्टेट जो है, अगर कोई पक्षी दिख जाता है तो हम उसको पशु बोल देते हैं, हम दिख जाते हैं तो हम उसको इंसान बोल देते हैं। ये लॉस की एक संदर्भ का रूपांतर है और ऐसा प्रतीत होता है कि इसे लिखते समय एरिस्टोटल ने एक मतलब लॉस को सबसे बड़ा उदाहरण बताया है इस वाली बुक को। ठीक है जी, मैंने बहुत सारे टिक लगा दिए, वेट में इनको साफ कर देती हूँ। ठीक है, अब देखो आप दोबारा,
तो लॉस के अंदर इन्होंने ये वाली बातों को बताया है। उसके बाद इन्होंने बोला कि परिवार से राज्य का डेवलपमेंट होता है, और एरिस्टोटल ने लॉस की तीसरी पुस्तक, जो मतलब लॉस के एडिशन बांटे हैं, उसमें थर्ड एडिशन में बोला है कि मतलब उसका अनुसरण करा है। उसके अंदर ये वाली बात बोली है कि परिवार से ही राज्य बनता है, परिवार से राज्य का डेवलपमेंट होता है। और होमर के ग्रंथ से उदाहरण भी दिया है, वही जो प्लेटो ने दिया था। ठीक है, प्लेटो के आप लोग जब जाओगे, मतलब प्लेटो आपने जो पढ़ा है उसके अंदर मैंने आप लोगों को सब चीज़ें बताई हैं। वो प्लेटो की इस युक्ति को दोहराते थे कि स्पार्टा की भांति युद्ध अपने आप एक लक्ष्य नहीं था, किंतु इसका जो प्रयोजन है वो उसकी स्थापना ऑलरेडी हो गई थी। इन्होंने बोला था, जो प्लेटो भाई ने बोली है ये वाली बात, कि हाँ ये जो स्पार्टा का युद्ध हुआ था वो मनुष्य की ही देन थी, फालतू का दिमाग चला था लोगों का, वो वाली बात इसमें बोली गई है। मिश्रित संविधान की कल्पना दोनों ग्रंथों में समान रूप से पाई गई है, इसके अंदर भी और इसके अंदर भी, क्योंकि 158 देशों को घूमने के बाद उन्होंने संविधान का निर्माण किया था। तो जैसे मैंने आप लोगों को प्लेटो में भी बताया था कि एरिस्टोटल एक ऐसे यूनानी दार्शनिक थे जिन्होंने 158 कंट्रीज़ घूमने के बाद संविधान का निर्माण करने को कहा था या फिर किया था। ठीक है, अरस्तु जो है उन्होंने कृषि के पर बहुत ज़्यादा महत्ता दी, व्यापार पर दी, सूदखोरी के बारे में बताया। पॉलिटिक्स की जो सबसे पहला एडिशन है, इस बुक का सबसे पहला एडिशन, उसके अंदर इन्होंने ये वाली बातों को सबसे ज़्यादा लिखा है। और लॉस की जो 8वां एडिशन है उसके अंदर और 11वां एडिशन के अंदर इस वाली बातों को बताया है। मेन बात यहाँ पर आपको क्या बताई जा रही है कि पॉलिटिक्स और लॉस उनकी सबसे करीबी बुक्स थी, और करीबी बुक्स होने के साथ साथ उनका ये जो उनके चिंतन पर प्रभाव डालने वाले तत्व थे ना, वो ये सारे थे। और इन दोनों ही बुक्स में हर एडिशन में जो बात पॉलिटिक्स के फर्स्ट एडिशन में है वो बात लॉस के 8 या फिर 7 एडिशन में आपको मिल जाएगी। ठीक है, पॉलिटिक्स की 7वीं और 8वीं पुस्तक जो है उसके अंदर एक आदर्श राज्य के बारे में बताया है, और लॉस के अंदर उस चीज़ को गहराई से बताया है। ठीक है, उसके साथ साथ एरिस्टोटल ने शिक्षा की योजना पर भी लॉस के अंदर बहुत बातें बोली हैं कि भाई शिक्षा होनी चाहिए, अगर शिक्षा नहीं होगी तो जो शासक है वो ऐसे ही गलत काम करता रहेगा, लोगों को अंधभक्त की तरह अपना मतलब वो करता रहेगा कि हाँ ठीक है, जो लोग मान लिया सुन लिया, वो सारी बातें इसके अंदर आप लोगों को बताई गई हैं। ठीक है, इन सभी चीज़ों को एक आधार पर बारकर नाम के जो फिलोसोफर हैं उन्होंने इसका परिणाम निकाला और बोला कि पॉलिटिक्स की स्टार्टिंग और रिपब्लिक और लॉस के सिद्धांतों की आलोचना मैं करता हूँ, क्योंकि बहुत सारी चीज़ों को मतलब अगर इन्होंने बताया था तो इनको एक बुक की चीज़ दूसरी बुक में नहीं डालनी चाहिए थी। ये वाली बात इन्होंने बोली है बारकर ने कि अगर आपने पॉलिटिक्स के अंदर एक चीज़ को डिस्क्राइब कर दिया था तो लॉस के अंदर आपको वो चीज़ बताने की ज़रूरत ही नहीं थी। ठीक है, उसके बाद मेन बात आती है कि इन सभी समानताओं के आधार पर बारकर ने जब इन सब की आलोचना करी थी तो आलोचना करने के बाद पॉलिटिक्स के सिद्धांतों को लॉस से कंपेयर करने के लिए बोला गया था कि अगर पॉलिटिक्स के अंदर जैसे जब एरिस्टोटल ने बोला था कि नहीं मैंने वो बातें सेम नहीं लिखी हैं, अलग अलग हैं, तो ये वाली चीज़ों को कंपेयर करने के लिए, तुलना करने के लिए सामने रखा गया। ठीक है, उसके साथ साथ पॉलिटिक्स उसने अपने दार्शनिक सिद्धांतों के आधार पर लिखी थी और उन्होंने मतलब जो प्लेटो के विचार थे उनसे एक इंस्पायर होकर इस चीज़ को पॉलिटिक्स को लिखा था। पॉलिटिक्स को लिखने के बाद उन्होंने लॉस के अंदर तो वो वाली बातें बताई हैं जो वो पॉलिटिक्स में कंप्लीट नहीं कर पाए थे, तो इसके लिए उन्होंने लॉस को बना दिया। ठीक है, बहुत सारे जो दार्शनिक हैं और फिलोसफर्स हैं वो एरिस्टोटल को अपने युग का शिशु मानते हैं, उनके युग का। ठीक है, जैसे मैकियावेली को अपने युग का शिशु माना जाता है, खैर उनका तो उस पर तो एक सेपरेट क्वेश्चन आता है, वो भी मैं आप लोगों को पढ़ा दूंगी। ठीक है, उनकी रचनाओं पर उनके युग का जो पर्याप्त मात्रा है, एक पूरी एक सारी चीज़ें वो दिख जाती हैं। और एरिस्टोटल के जीवन के लास्ट के जो टाइम था उनका, उसमें एक यूनानी इतिहास को बदलने की हलचल हो गई थी कि हाँ एरिस्टोटल जो चीज़ें चलती हुई आ रही थी वो इन्होंने चेंज कर दी और कुछ चीज़ों में इम्प्रूवमेंट्स भी इन्होंने दी हैं कि हाँ अगर एक इंसान अपना दिमाग चला रहा है तो वो अपना दिमाग बिल्कुल ठीक ढंग से चलाए। अरस्तु की राजनीतिक दर्शन का जो निर्माण था उन्होंने पैतृक पृष्ठभूमि पर गहरा प्रभाव रखा था उस पर कि बेटा राजा का बेटा फिर उनका बेटा फिर उनका बेटा ऐसे बनता था पहले। ठीक है ना, मतलब ये गवर्नमेंट्स वगैरह ये नहीं होती थी, ना
इंसान को अपने हक से चुनने का अधिकार था, ना कुछ था। तो राजा उनका बेटा ऐसे चलता था। लेकिन उन्होंने ये बोला कि बेटा ही क्यों, बेटी क्यों नहीं। तो उसके बाद से बेटियों को भी ऐसा देखा जाने लगा था कि जिनकी संतान में बेटे नहीं होते थे तो वो बेटियों को अपनी जगह पर बनने के बाद उनको शासन संभालने के लिए बैठा दिया जाता था। तो अरस्तु ने जो एक साइंटिफिक पर्सपेक्टिव रखा था उसमें ये बोला कि बहुत बड़ी सीमा में पारिवारिक पृष्ठभूमि ही शासन को चलाने की देन है, कि अगर राजा का पूरा परिवार इस चीज़ के लिए मना कर दे कि नहीं भाई अगर राजा मर गए हैं तो हम नहीं चलाएंगे, तो इस चीज़ को फिर संभाला ही नहीं जा सकता। जो जनता है वो अपनी मर्ज़ी से चलती रहेगी। ठीक है। एरिस्टोटल जो है उन्होंने अपने टाइम के मित्रों पर बहुत ज़्यादा एक प्रभावशाली व्यक्ति का वो डाला कि हाँ अगर मित्र हो तो बहुत, मतलब जैसे प्लेटो का आप लोगों को मैंने एक एग्जाम्पल वो बताया था कि जब प्लेटो ने ये वाली बात बोली थी कि मित्रता पर जब उन्होंने सबसे ज़्यादा प्रभाव दिया था वो इसलिए दिया था क्योंकि राजा का जो सिपाही था वो उनका सबसे अच्छा मित्र था और उसने ही उसको धोखा दिया था, सिपाही ने राजा को। तो यहाँ पे एरिस्टोटल ने प्लेटो का एग्जाम्पल देते हुए कहा था कि अगर मित्र हो तो ऐसा होना चाहिए जो आपके लिए जान भी दे दे और किसी की जान भी ले ले, ना कि आपकी मतलब गुस्ताखी करे या फिर जो घुसपैठिया होते हैं इस टाइप का बने कि यहाँ का राजा का सिपाही वहाँ पर खबर पहुँचा रहा है, कुछ कर रहा है। तो इन्होंने ये वाली सारी बातें इसके अंदर बोली हैं। ठीक है। उसके बाद है अरस्तु प्रथम राजनीतिक वैज्ञानिक या राजनीतिक विज्ञान का जनक। ठीक है। मतलब एरिस्टोटल एज द फर्स्ट पॉलिटिकल साइंटिस्ट और फादर ऑफ पॉलिटिकल साइंस। इस बात पर भी बहुत सारे वाद विवाद चलते हुए आए हैं और वो वाद विवाद इसलिए चले हैं कि देखो डनिंग नाम के जो फिलोसोफर हैं उन्होंने बोला कि पश्चिमी जगत में राजनीतिक विज्ञान अरस्तु से ही प्रारंभ हुआ। ठीक है। लेकिन इन्होंने बोला पश्चिमी जगत में जो पॉलिटिकल साइंस का डेवलपमेंट हुआ था वो एरिस्टोटल से हुआ था। लेकिन इस पे वाद विवाद क्या रहा कि सुकरात क्या भूत था, कोई सुकरात इंसान नहीं था। तो सुकरात ने पॉलिटिक्स की स्टार्टिंग की थी, सुकरात को फादर ऑफ पॉलिटिक्स माना जाता है। लेकिन उनको मानने के बावजूद एरिस्टोटल को फादर ऑफ पॉलिटिकल साइंस क्यों बोला गया? तो ये वाली बात जब शुरू हुई तो एरिस्टोटल जो थे उन्होंने प्लेटो से पहले ही राजनीति पर विचार करने शुरू कर दिए थे, ये बोला जाता है। लेकिन जब एक बात यहाँ पर ये भी देखी जाती है कि प्लेटो के जो शिष्य थे वो एरिस्टोटल थे और जब प्लेटो ने राजनीति पर सारे विचार करने शुरू करे थे तो भाई एरिस्टोटल ने पॉलिटिक्स पे कैसे विचार करा ये भी तो कोई बताए। तो ये वाली बात को आगे देखा गया और प्लेटो जो थे वो ये बोला गया, एरिस्टोटल ने ये बोला कि प्लेटो हवाई अड्डे बनाते थे, हवाई योजनाएं बनाते थे और उसमें उड़ान भरने के लिए दार्शनिकों को चुनते थे और जिनको रियलिटी में उनको रियलिटी में इस चीज़ से कोई मतलब नहीं होता था कि मतलब सरासर प्लेटो की यहाँ पर बेइज्जती कर दी बहुत बड़ी वाली कि भाई साहब तुम तो हवाई योजनाएं बनाई, तुमने हमेशा कुछ करने ना करा कराने के, जो करा है एरिस्टोटल ने करा है। जबकि प्लेटो ने अपनी सब बुक में सुकरात के जो विचार थे उनके बारे में लिखा, बताया, समझाया कि सुकरात पॉलिटिक्स के बारे में ऐसा बोलते हैं, शासन के बारे में ऐसा बोलते हैं, ये सारी चीज़ें उसके अंदर बताई गई थी। ठीक है। उसके बाद ये बोला गया कि ऐसी स्थिति में प्लेटो को हम ज़्यादा से ज़्यादा कवि, कलाकार या दार्शनिक कह सकते हैं, उनको कर्मबद्ध रूप से विचार करने वाला वैज्ञानिक नहीं कह सकते। ये वाली बात बोली गई कि आलोचकों के अलावा मतलब जो थे जिन्होंने आलोचना की थी उनके अलावा जो थे उन्होंने बोला कि जब प्लेटो हवाई योजनाएं बनाते थे तो वो एक कलाकार, कवि या फिर दार्शनिक से बढ़कर था ही नहीं, वो कुछ करता ही नहीं था। जो करा है एरिस्टोटल ने किया है, जिस बारे में बताया। जबकि एरिस्टोटल ने अपनी बहुत सारी बुक्स में प्लेटो का जिक्र करके कि हाँ प्लेटो की ये सोच थी या प्लेटो ने ये करा था, इस चीज़ पर जोर दिया था, तो वो वाली चीज़ों को बताते हुए उन्होंने अपनी बुक के अंदर लिखा है। ठीक है। किसके अंदर? पॉलिटिक्स के अंदर। पॉलिटिक्स की जो ये फ़ोटो है मैं बार बार इसलिए लगा रही हूँ स्टूडेंट्स क्योंकि आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि इन्होंने ये वाली बात किस बुक के अंदर लिखी है। ठीक है। पॉलिटिक्स ही इनकी सबसे जानी मानी पुस्तक और सबसे फेवरेट बुक कहलाती थी क्योंकि इसके अंदर ही इन्होंने सब कुछ लिखा है। जो बचा कुचा था, जो ये पॉलिटिक्स में नहीं लिख पाए थे, वो उन्होंने लॉस के अंदर लिख दिया। पॉलिटिकल साइंस को एक फ्रीडम के तौर पे माना जाता है कि ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसके अंदर फ्रीडम होती है कि इंसान अपना कैसा भी पर्सपेक्टिव रख सकता है पॉलिटिक्स को लेकर।
और यह हकीकत है कि वो एक मतलब वो सिर्फ दार्शनिक ही नहीं, हम लोग भी पॉलिटिक्स को लेकर अपने जो विचार हैं, जो चीज़ें हैं, वो रख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद एरिस्टोटल को निम्नलिखित कारणों से राजनीतिक विज्ञान का जनक और प्रथम राजनीतिक वैज्ञानिक माना जाता था, कहा जा सकता है। ठीक है, देखो सबसे पहला तो मैं आपको ये बताऊंगी कि बहुत सारे विद्वानों ने एरिस्टोटल को एक राजनीति के क्षेत्र में मतलब नॉर्मल सा बोला कि हाँ ठीक है, ये हम नॉर्मल रूप में इसको स्वीकार करते हैं। इस विधि में स्पेशली उन्होंने ये बोला कि विचारक जो हैं वो ये देखते हैं कि ऐतिहासिक तथ्यों की खोज कैसे करनी है और उनका जो परिणाम है या निष्पक्ष रूप है वो कैसे देना है। ठीक है, दूसरी बात ये है कि प्लेटो ने राजनीति को एक नीति शास्त्र का अंग माना। अब मेन आप यहाँ पर ये बात को माइंड में रखना कि यहाँ पर आलोचक और अरस्तु वाले सभी मिलकर बातचीत कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आलोचनाएं अलग से नहीं होंगी। बाय चांस अगर क्वेश्चन आ भी जाता है ना कि अरस्तु प्रथम राजनीतिक वैज्ञानिक या राजनीतिक विज्ञान का जनक, और क्वेश्चन मार्क कि बताओ डिस्क्राइब करो भाई क्यों, तो ये वाली बात इसमें आएगा। इस पर शॉर्ट नोट आ सकता है, स्टूडेंट माइंड में रखकर चलना, इस टॉपिक को अच्छे से समझना। ठीक है, तो उसके बाद ये जो मैं आपको बता रही हूँ इस वाली चीज़ को भी अपने ध्यान में रखना, क्योंकि आलोचना और अरस्तु के साइड वाले दोनों चीज़ें साथ में लिखी जाएंगी। तो प्लेटो को जब एक राजनीति शास्त्र बोला गया, ना कि एक नीति शास्त्र, कि वो पॉलिटिशियन थे, वो नीतियाँ नहीं बनाते थे, योजनाएं नहीं बनाते थे। उन्होंने राजनीति के बारे में जो लिखा है वो एरिस्टोटल शिष्य होने की वजह से उन्होंने कॉपी करना शुरू करा, और जहाँ पर उनको ये बोला जाने लगा कि हाँ अरस्तु सबसे ज़्यादा मतलब महान है, समझदार है, क्योंकि प्लेटो ने भी बोला था कि एरिस्टोटल, मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में बताया है कि प्लेटो ने अरस्तु को बोला था कि हाँ ये मुझसे ज़्यादा समझदार है। तो उनके अंदर एक घमंड टाइप सा आ गया था कि भाई जो हूँ, मैं वाली बात आ गई थी। तो उसके बाद एरिस्टोटल ने कुछ चीज़ों की इनकी आलोचनाएं करनी शुरू कर दी थी कि यार मेरा जो ये है, कौन नहीं है, टीचर प्लेटो, तो ये ऐसा ही है जैसा आज के टाइम पे भी बहुत सारे स्टूडेंट्स करते हैं। टीचर्स अगर उनको चढ़ा देते हैं, कुछ कर देते हैं, तो उनको ये हो जाता है कि जो हूँ मैं हूँ, टीचर भी कुछ नहीं है। खैर ये हो गई बात ख़त्म। ठीक है, तो तीसरी बात यह है कि एरिस्टोटल जो है सबसे प्रथम विचारक है जिसने राजनीति पर यथार्थवाद और व्यवहारिक दृष्टिकोण से विचारों को सामने रखा है। यहाँ बात हो रही है रियलिज्म की थ्योरी आप लोगों ने पढ़ी है थर्ड सेमेस्टर के अंदर। आप लोगों को पता है कि रियलिज्म वाले क्या बोलते हैं। तो भाई इन्होंने बोला कि एरिस्टोटल जो है सबसे पहले विचारक है, और जिन्होंने बोला था वो सबसे बड़े अंधे थे, बहरे थे, क्योंकि उन लोगों को लगा कि पॉलिटिकल साइंस में जिन्होंने सबसे पहले योगदान दिया वो एरिस्टोटल थे। भाई साहब मुझे ये समझ में नहीं आ रहा सुकरात और प्लेटो का नाम ये क्यों नहीं सामने ला रहे, जबकि पूरी दुनिया उनको जानती थी। तो ये क्यों अरस्तु को आगे बढ़ाना चाहते थे। ठीक है, उन्होंने ये बोला कि अरस्तु जो है वो बचपन से ही पॉलिटिक्स पे ध्यान देते थे, मतलब पैदा होते उन्होंने पॉलिटिक्स करना शुरू कर दिया था। कैटलिन ने बोला कि कन्फ्यूशियस के बाद एरिस्टोटल सामान्य ज्ञान और मध्य मार्ग का सबसे बड़ा प्रतिपादक है। ठीक है, व्यवहारिक विचारक होने की वजह से एरिस्टोटल ने मध्य वर्ग के अनुसरण पर सबसे ज़्यादा जोर दिया था, और वो ये मानते थे कि विकास के मार्ग में सबसे बड़ा अनुरोध असंतुलन है, चाहे वो राजनीतिक असंतुलन हो, सामाजिक हो या आर्थिक हो। भाई देखो ये बात तो वो बिल्कुल ठीक बोलते थे, हम लोग भी ये मानते हैं कि अगर अनबैलेंस या फिर वो हो रहा है ना कि ऊंच नीच वाली बात, तो वो आप लोगों के नज़रिए की वजह से है, आप लोगों के इन चीज़ों की वजह से कि मेरे पास ये चीज़ है। अब जैसे मान लो स्टूडेंट्स में भी बहुत होता है, छोटे बच्चों में भी होता है कि मेरे पास ये वाली पेंसिल बॉक्स है, ये कलर्स है, अलग अलग कलर्स हैं, पेंसिल कलर, पेंट कलर, बहुत सारे कलर। तो सामने वाला बच्चा जो है वो गरीब है, उसके पास कुछ नहीं है, जबकि हो सकता है कि उसके पास तुमसे ज़्यादा हो, वो दिखावा नहीं कर रहा हो। तो ये वाली चीज़ों को एरिस्टोटल ने इस चीज़ पर भी जोर दिया था। ठीक है, वो ये बोलते थे कि साम्यवाद, निरंकुशता और समानता सभी को वो एक ये समझते थे कि बेकार है, कि भाई साहब ये सब क्यों है, ये क्यों है, क्यों होनी क्यों चाहिए, कि अगर तुम असमानता क्यों कर रहे हो, तुम भी इंसान हो, हम भी इंसान हैं, बस पहनावे का, ओढ़ने का, खाने का, पीने का तरीका अलग अलग होने से आप लोग जज नहीं कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद चौथी बात एरिस्टोटल की ये आई कि वो एक पहले ऐसे विचारक थे जिन्होंने राज्य के ऊपर सबसे ज़्यादा ध्यान दिया था। अब तो मेरा मन कर रहा है कि मैं
आप लोगों को पढ़ाते पढ़ाते ना जिन्होंने ये बात बोली थी मुझे मिल जाए और मैं उनका गला दबा दूं कि क्यों राज्य के बारे में एरिस्टोटल ने भाई प्लेटो को देख के बोला था, प्लेटो ने सुकरात को देख के बोला था। तो आप कैसे बोल सकते हो कि फादर ऑफ पॉलिटिशियन जो है अरस्तु है? ठीक है, इस पर वाद विवाद आज तक चलते हैं स्टूडेंट्स। इसका जो निष्कर्ष है ना वो अभी तक नहीं निकल पाया। और क्यों निकलेगा खुद सोचो कि जब मैं आपको पढ़ाते में गुस्सा कर रही हूँ कि भाई साहब सुकरात और प्लेटो ने खोज करी थी, तो जो लोग एरिस्टोटल को अच्छा नहीं मानते थे, जो लोग एरिस्टोटल के आलोचक हैं, वो लोग तो वाद विवाद कभी ख़त्म कर ही नहीं सकते हैं। ठीक है, पांचवी बात ये कि बारकर ने बोला अरस्तु एक महान पॉलिटिक्स के अनुवाद में उन्होंने लिखा है कि अगर कोई ये पूछे कि अरस्तु की पॉलिटिक्स ने यूरोपीय विचारधारा को उत्तरधारी के रूप में क्या दिया है, तो इसका उत्तर ये आएगा कि संविधान। ठीक है, चलो ये मान लेते हैं कि बारकर ने बोला कि अरस्तु ये बोलते हैं कभी कभी कि अगर कोई बोले कि भाई पॉलिटिक्स के अंदर एरिस्टोटल ने लिखा क्या है और हमें पॉलिटिक्स से मिली क्या है चीज़, तो संविधान कॉन्स्टिट्यूशन मिला है। 158 देश घूमने के बाद, राज्य घूमने के बाद अगर उन्होंने संविधान लिखा है तो चलो ये उनकी था कि ठीक है संविधान वो लिख के चले गए। ठीक है, रियलिटी में संविधान के बारे में जितना डीपली अध्ययन हमें एरिस्टोटल की पॉलिटिक्स में मिलता है उतना कहीं नहीं मिलता, जबकि उस समय दुनिया में राजनीतिक विचारधाराओं का उदय हो गया था कि अगर कोई और करना चाहता वो कर सकता था, लेकिन संविधान के बारे में जो कला थी, जो वो जानते थे, वो एरिस्टोटल ही थे। डरावने लग रहे हैं ना स्टूडेंट? हाँ, तो देखो 6 पॉइंट में मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि अरस्तु ने नागरिकों की जो व्याख्या करी वो राजनीति के बेस पर करी, कि परिभाषित करा कि भाई राजनीति के बेस पर अगर पॉलिटिशियन है, अगर वो कोई पॉलिटिशियन आता है, जबकि उस टाइम तो राजा होते थे, लेकिन उन्होंने इस टाइम के ज़माने की बात उस टाइम करी थी। उन्होंने बोला कि अगर कोई पॉलिटिशियन है, एग्जाम्पल के तौर पे राजा है, उसके आसपास आपको उसके सिपाही, उसका असिस्टेंट वगैरह सब दिख जाएंगे, लेकिन एक आम नागरिक के पास क्यों नहीं दिखेंगे? ठीक है, तो ये थी आपके सारे कारण कि जिसकी वजह से इनको फादर ऑफ पॉलिटिक्स बोला जाता था। अब आता है अरस्तु राज्य की उत्पत्ति एवं विकास। ठीक है, अरस्तु राज्य की उत्पत्ति एवं विकास के बारे में ये बोला गया कि अरस्तु ने बोला कि प्रकृति से ही राजनीतिक प्राणी है और राज्य व्यक्ति की इस प्रवृत्ति का ही परिणाम है। देखो बेसिकली इस पूरे टॉपिक में आपको क्या बताया गया है, मैं आपको नॉर्मली समझा देती हूँ, उसके बाद अच्छे से और डीपली समझा दूँगी। इन्होंने बोला कि राज्य की उत्पत्ति एवं विकास मनुष्य से हुई है, मनुष्य नहीं होता तो राज्य नहीं होता, राज्य नहीं होता तो नेचर भी नहीं होता। ठीक है, इन्होंने ये वाली बात बोली है, लेकिन इन्होंने ये वाली बात से ज़्यादा इस बात पे जोर दिया कि अगर प्रकृति नहीं होती तो मनुष्य नहीं होता, मनुष्य नहीं होता तो राज्य नहीं बनता। और ये वाली बात बिल्कुल ठीक है कि प्रकृति ने मनुष्य को बनाया, उसके बाद मनुष्य ने राज्य को बनाया, राज्य के बाद समाज बना, समाज के अंदर लोगों को जाना गया। तो ये वाली बात जो है मेनली इस टॉपिक में बोली गई है, इसके अंदर क्वेश्चन नहीं आता, ये बस आप लोगों को डीपली करके अपनी बुक में से देखकर लिखना है। ठीक है, इन्होंने इसके बाद बोला है अरस्तु के अनुसार राज्य के विकास का स्वरूप। देखो भाई, नेचर ऑफ द स्टेट इवेल्युएशन अकॉर्डिंग टू एरिस्टोटल। अरस्तु ने बोला सभी जीव समान हैं, इक्वल है, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, क्रिश्चियन, बौद्ध, पारसी, यहूदी, कोई भी हो, सब इक्वल है। दुनिया में आने के बाद तुमने अपनी कैटेगरीज़ को बांटा है, तुमने अपने आप को ज़्यादा किसी को कम दिखाया है, तो इसमें नेचर का कोई कसूर नहीं है। ठीक है, नेचर के लिए मैंने ये वाली फ़ोटो लगाई है स्टूडेंट, आप मेरा मजाक नहीं बनाना कि यार मैम तुमने ये पेड़ पौधे लगा के क्या डिस्क्राइब किया है। ठीक है, देखो अरस्तु ने बोला है कि राज्य एक जीव अधिकारी का समान है और जिस तरीके से जीव अधिकारी का डेवलपमेंट होता है उसी तरीके से राज्य का भी डेवलपमेंट होता है। अरस्तु ने बोला कि जिस तरीके से मानव शरीर के हाथ, पैर, नाक, कान, आँखें, होठ सब कुछ होता है, ठीक है, इन सभी चीज़ें अलग अलग काम करती हैं और उन्हें करना पड़ता है, तो इन्हें शरीर पर निर्भर रहना पड़ता है। ठीक है, अब मैं नॉर्मल लैंग्वेज में समझाऊं तो क्या है कि हमारा हाथ पैर जो है हमारे शरीर से जुड़े हुए हैं। जब तक हमारा माइंड नहीं बोलेगा हाथ उठाने के लिए, हम नहीं उठा सकते। क्योंकि इसका सबसे बड़ा एग्जांपल पैरालाइज होता है स्टूडेंट, आपने पैरालाइज में देखा होगा कि
जो चीज़ पैरालाइज हो जाती है वो नहीं उठाई जाती। तो वो चीज़ उन्होंने ये बोला कि वो चीज़ जो है हमारे शरीर पर डिपेंड है। कभी ब्रेन में कुछ प्रॉब्लम होने से भी जो हमारे कुछ शरीर के अंग नहीं उठ पाते हैं, तो वो क्या डिपेंड है, हमारे शरीर पर डिपेंड है। तो इससे इन्होंने जो एग्जाम्पल दिया है वो ये दिया कि जिस तरीके से शरीर का डेवलपमेंट अलग अलग ढंग से होता है, उसी तरीके से राज्य का डेवलपमेंट भी अलग अलग लोगों से होता है। और अलग अलग लोग इन द सेंस हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन, सिख, ईसाई, पारसी, ये सारे जो हैं वो। तो ये इन्होंने बोला कि आप लोगों ने यहाँ पर आकर इन सबको बांटा है। ठीक है, अरस्तु के अनुसार राज्य की विशेषताएं जो हैं वो मैं आप लोगों को इसमें बता देती हूँ। राज्य की विशेषताओं में उन्होंने सबसे पहले बोला स्टेट इज़ अ नेचुरल इंस्टीट्यूट। स्टेट जो है एक नेशनल इंस्टीट्यूट है, एक जगह है, एक नेचुरल। राज्य जैसे मैंने आपको पीछे ही बताया था, मैं पीछे आपको वापस ले आती हूँ यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर क्या था मैं आपको दोबारा समझाती हूँ। अरस्तु ने बोला भाई प्रकृति आई, प्रकृति से मनुष्य आए, मनुष्य से राज्य बना, राज्य से समाज बना। तो ये वाली बात को इन्होंने इसके अंदर बताया है कि स्टेट इज़ अ नेचुरल इंस्टीट्यूशन। सेकेंड में बोला स्टेट इज़ अ प्रायर टू इंडिविजुअल। राज्य इससे पहले है व्यक्ति, राज्य से पहले व्यक्ति है। जाहिर है जब प्रकृति ने मनुष्य को बनाया तो मनुष्य ने ही तो राज्य को बनाया, तो राज्य से पहले प्रकृति है। उसके बाद है द स्टेट इज़ अ सुपीरियर एसोसिएशन। राज्य सर्वोच्च है संगठन, मतलब सर्वोच्च संगठन है। ठीक है, ये थोड़ा उल्टा हो गया, सही कर लेना। तो इसके बारे में इन्होंने क्या बोला कि भाई अरस्तु ने बोला कि राज्य एक सर्वोच्च समुदाय है। इनके नॉर्मल अल्फाजों में बोला जाए तो राज्य सिर्फ समुदाय का समुदाय नहीं है बल्कि सर्वोच्च समुदाय भी है, कि जो चीज़ है अच्छी बुरी, दंड देना, लोगों का घूमना फिरना, खाना पीना, सब कुछ यही होता है। स्टेट इज़ लाइक एन ऑर्गेनिक। ठीक है, राज्य एक जैविक की तरह है कि भाई जैसे मैंने आपको पीछे समझाया था शरीर वाला एग्जाम्पल देकर कि राज्य अगर हमारा शरीर मतलब जो हमारे अंग हैं वो पूरे शरीर पर डिपेंड करते हैं, वैसे ही स्टेट इज़ लाइक एन ऑर्गेनिक कि राज्य एक जैविक की तरह है कि वो समुदायों पर, इंसानों पर डिपेंड करता है। पाँचवें में बोला है द स्टेट इज़ सेल्फ एंड सफिशिएंट। राज्य सब और पर्याप्त है। इसके अंदर उन्होंने बोला कि अरस्तु विशेषता देते हैं आत्मनिर्भरता पे। जो आज के टाइम पे मोदी जी बोलते हैं ना आत्मनिर्भर बनो, आत्मनिर्भर बनो, वो चीज़ एरिस्टोटल उस टाइम पर बोलकर चले गए थे। और छठा आता है आपका सिटी स्टेट इज़ अ हायर पॉलिटिकल एसोसिएशन। शहर राज्य उच्च राजनीतिक संघ है। इसके अंदर क्या बोला कि एरिस्टोटल ने प्लेटो से इंस्पायर होकर बोला था कि नगर राज्य सर्वाधिक श्रेष्ठ पॉलिटिकल इंस्टीट्यूट बन सकता है, और एक था भी। ठीक है, उसके अंदर जीवन काल में ही फिलिप ने यूनान के नगर राज्यों को अंत कर दिया था और साम्राज्य की स्थापना शुरू कर दी थी। लेकिन एरिस्टोटल ने इन साम्राज्य के संबंध में बिल्कुल भी विचारों को अपना व्यक्त नहीं करा है, और उन्होंने ये बोला कि नगर राज्य विज्ञान, कला, गुण, इन सब की चीज़ से बनकर बनती है, ना कि एक पॉलिटिकल ग्रुप से। ठीक है स्टूडेंट, तो आप लोगों का जो एरिस्टोटल है वो यहाँ पर हाफ हो चुका है। अब बाकी का हाफ जो है हम थर्ड पार्ट में पढ़ लेंगे। इन केस इसके रिगार्डिंग कुछ समझ नहीं आया हो, क्वेश्चन हो, डाउट हो, या मेरी वॉइस कहीं क्लियर नहीं हो, तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स या टेलीग्राम चैनल पे पूछ सकते हैं। सो थैंक्स फॉर द वॉचिंग एंड बेस्ट ऑफ लक ऑल।